हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं 47वीं बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को। और वो प्रीवियस क्वेश्चन आपका भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक ज़रूर देखें और तब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिज। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, डॉल्फिन चैलेंजर कटक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर का मुख्य लक्षण मध्य अटलांटिक कटक जो एस अक्षर की आकृति में अटलांटिक के उत्तर एवं दक्षिण महासागरीय द्रोणी के मध्य लगभग 64,000 किलोमीटर लंबाई में फैला है। इसके कई भाग हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर मध्य अटलांटिक कटक, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं ये कॉमन बॉर्डर्स हैं। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं ये कॉमन बॉर्डर्स लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ पड़ता है। ठीक है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन। तो ध्यान रहे कि भूगोल में तो जो है इंटरनेशनल भूगोल के बारे में पूछ दिया जाता है, बट हिस्ट्री में इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं रहता है। ठीक है, विश्व इतिहास से संबंधित नहीं रहता है। तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और दक्षिण पूर्व में जॉर्डन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था ये भूगोल से। सूचीबद्ध रेल मार्ग और सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से संबंधित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर मिलाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 नाम है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, बी में है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, सी में है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, डी में है ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है, और इधर 4 फिर है। पेरिस से इस्तांबुल तक है, लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक है, ब्यूनस आयर्स से वालपाराइजो तक है और पेरिस से वार्सा तक है। तो ये आंसर जो आपका है बी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाला हमने बनाया नहीं है, तो बी के अनुसार आप देख सकते हैं। इसको आगे पीछे करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखेंगे। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वार्सा तक है। उसी प्रकार से ट्रांस इंडियन रेल मार्ग आपका क्या है, 4-3 दियो, अच्छा उल्टा है, फिर दिक्कत क्या है। आइए, तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से वार्सा तक है, और ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो है ब्यूनस आयर्स से वालपाराइजो तक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक तक हो जाएगा, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है ये हो जाएगा आपका पेरिस से इस्तांबुल तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, तो इस डिस्क्रिप्शन में भी है, चलिए करा है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वार्सा को जोड़ता है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वालपाराइजो तक जाता है, और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये आपका बड़ा बड़ा ऑप्शन है, थोड़ा सा और स्लाइड कर लेते हैं। चलिए, अच्छा डी ऑप्शन और बड़ा है। आइए देखते हैं। करा है वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामी सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये फिलहाल उपयोगी अभी के समय में नहीं है, उस समय का एक करंट अफेयर था। तो चलिए इसको छोड़कर ही चलते हैं तो बेहतर है, क्यों इसमें टाइम बर्बाद करना। ठीक है, हाँ आइए।
क्योंकि उस वक्त का जो था दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक सब अभिनीति में हुई। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। तो आइए आंसर क्या है ये देखते हैं। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन था, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो 3 सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। फिर है, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई, ये भी ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये भी ठीक है। चौथा जो है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विसरण के फलस्वरूप नहीं हुआ है। तो आइए कथन 1, 2, 3 तो सत्य है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? लोकेशनल शिफ्ट का कारण क्या है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित्यांतरण, ठीक है, लोकेशनल शिफ्ट का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा का जनन होता है। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो आंसर दोस्तों यही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग की कमी, तो ये सब कारण नहीं है। स्पंज लौह तकनीक को अपनाया जाना, तो गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। पहला है प्राकृतिक आपदाएं और सूची 2 है प्रदेश। अब है देखना है कि बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। तो बाढ़ से सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है दोस्तों? तो बाढ़ से क्या पता चल रहा है? बाढ़ से ये तो पता चल रहा है ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ ज़्यादा आता है। सूखा किधर पड़ेगा? तो आइए आंसर ही पहले देख लेते हैं इसका। आंसर बी है। ठीक है, तो बाढ़ के लिए तो ठीक ही था, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। उसके बाद भूकंप की बात करें तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, ठीक है। और सूखा की बात कहा जाए तो सूखा मध्य पूर्वी भारत में सबसे अधिक पड़ता है। और चक्रवात की बात किया जाए तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फिर से इसको देख सकते हैं आप। बाढ़ के लिए उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, ठीक है। भूकंप सबसे ज़्यादा हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में, फुटहिल क्षेत्र में। और सूखा सबसे अधिक आता है मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात सबसे ज़्यादा झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। ठीक है, तो नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र दलदली होने के कारण भूकंप प्रभावित है। मध्य पूर्वी भारत सूखा प्रवण क्षेत्र तथा झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र जो है चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। आइए देखते हैं भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है।
तो उस वक्त भी कर्नाटक है दोस्तों, और अभी भी कर्नाटक ही है। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी ऊपर रहेगा। भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये होगा ऑप्शन डी, जम्मू। ओहो, तो गलती हो गया, ठीक है, ये होगा आंसर में, ठीक है, अभी के अनुसार आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए व्याख्या में हमने लिख दिया, ये उस वक्त का ऑप्शन है, ठीक है ना, उस वक्त का ऑप्शन है, ये बी होगा, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अभी के अनुसार आंध्र प्रदेश है, सॉरी, ठीक है। तो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, उत्तर 2021-22 के आंकड़े के अनुसार सेट किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने उड़ीसा नहीं लिखा है, लेकिन ये आंसर सुधार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री मुख्य हैं राज्य सरकार के, केंद्रीय सरकार के, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार के। भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र की सरकार तथा राज्यों की सरकार अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे क्या है, राज्य व्यवस्था और भूगोल दोनों को छाटा नहीं, नंबरिंग डायरेक्ट टाइप होता चला गया। चलिए अब तो ये आपका राज्य व्यवस्था शुरू हो गया ना। गोवा मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया था, तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया था, तो उस वक्त गोवा का मंत्रिमंडल बर्खास्त किया गया था। तो जनरली ये क्वेश्चन जो है आप इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं कि राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कैसे किया जाता है या फिर कौन करता है, ठीक है ना। तो गोवा एक राज्य है, ठीक है, तो उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया। तो सामान्य रूप से इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है कि राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जाता है, ठीक है ना। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय सरकार में राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। कारण निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये होगा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय 5 प्रकार के लेख बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा, ठीक है, 5 हो गया, के माध्यम से अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226, तो ध्यान देना है, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के माध्यम से करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव जो लाना है राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी लाया जाता है ना, तो इसलिए संसद द्वारा। व्याख्या है कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। शिक्षा दोनों स्तर की सरकारें जो है उपलब्ध कराती है, केंद्रीय विद्यालय और राज्य स्तर के विद्यालय भी होते हैं, ठीक है, और राज्य स्तर के सारे स्टेट की विद्यालय की हालत क्या है सब जानते हैं। चलिए इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा, नापतौल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों, ठीक है, की रक्षा राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। क्या क्या है? शिक्षा को, नापतौल को, वन को, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा।
समवर्ती सूची में एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन शामिल किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। तो कह रहा है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 ईस्वी तक, 2021 ईस्वी, 2026 ईस्वी तक या 2011 ईस्वी तक? तो अभी के फिलहाल ये तो 2026 तक इसकी है। कर लोकसभा में राज्यवार सीटों का वर्तमान में आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। 27वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य सीटों का आवंटन 2026 तक यथावत रहेगा। फिर भी ध्यान रखना है कि लोकसभा में जो चुने जाते थे 2 आंग्ल भारतीयों को, उसको 104 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब आंग्ल भारतीय नहीं चुने जाते हैं। और उसी प्रकार से विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को चुना जाता था, वो भी 104 में संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई थी। तो फिर ये क्वेश्चन क्या था? अच्छा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में आरंभ की गई थी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगता है हम आधा अधूरा ही टाइप किए हैं या फिर ऐसा ही था। दोस्तों थोड़ा सा आप 1-2 मिनट रुक जाइए, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये आरंभ की गई थी, जो है ना बीच में आपका डॉट डॉट है। राजस्थान के बाद एक टर्म छूट गया है और, ठीक है, और कहाँ आरंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में मेंडेशन ये है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज का श्री गणेश अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। ठीक है, तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में अभी भी मनोनीत किए जाते हैं, तो ये तो अभी ठीक है 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो ये जो है निर्णय राज्य सरकार लेती है, ऑप्शन बी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त थी, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था, को लघु संविधान कहा जाता है। इस संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्रीयता शब्द जोड़े गए थे, तीनों वर्ड जोड़े गए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति? तो ये ध्यान रखना है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये करता है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति।
जम्मू एवं कश्मीर की कार्यपालिका का प्रधान सदर ए रियासत होता था और वह राज्य, ठीक है, वह राज्य अब करता था ही। यहाँ पे व्याख्या में सुधार दिया गया है। क्वेश्चन तो 370 की धारा खत्म होने के पहले का है। तो जम्मू एवं कश्मीर की कार्यपालिका का प्रधान सदर ये रियासत होता था और वह राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता था। किंतु जम्मू कश्मीर के 6ठे संविधान संशोधन 1965 द्वारा यह प्रावधान समाप्त किया गया। फलतः सदर ये रियासत के स्थान पर राज्यपाल का नाम हो गया और वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है भी नहीं। तो राज्यपाल की जो भी नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये तो हो गया। अब आज भर के लिए इतना ही। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।